हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक ही करके सारी अपडेट कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर अंततः आप सभी ने देखा था कि 12 सदस्यों की नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया गया था और इन सभी 12 सदस्यों को, जो भी 12 मेंबर थे, है ना, उन सभी को यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो भी करा दी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो बात निकल कर आई थी वो ये थी कि इनके होने के बाद में भर्तियों को लेकर क्या प्रोसेस है। तो जानकारी मिल गई है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इन भर्तियों पर काम करना शुरू कर दिया गया है। जिसमें भर्तियों को लेकर बात की जाए तो आपकी सबसे पहले नंबर पर आती है असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का वो विज्ञापन, जिसके लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन अभी तक इसकी परीक्षा देखने के लिए नहीं मिली थी। और इसके साथ साथ और भी तमाम भर्तियों को लेकर भी जानकारी दी गई है। चलिए पहले उसी को देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि नए शिक्षा सेवा आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष की तैनाती की कवायद। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की कवायद शुरू हो गई है। सदस्य तथा अफसरों के बारे में अगर बात की जाए, खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आयोग के पहले अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले विकल्पों को विचार किया जा रहा है, ताकि आयोग में प्रक्रिया को कहीं ना कहीं गति दिया जा सके। जो भर्ती के प्रोसेस हैं उनको कहीं ना कहीं शुरू किया जा सके। आयोग में स्वीकृत सभी 12 सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। शुक्रवार को उन्होंने लखनऊ में कार्यभार ग्रहण कर लिया था। अब सोमवार को इनमें से ज़्यादातर सदस्य प्रयागराज में स्थित कार्यालय पर आने की उम्मीद है। आयोग के पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए भी कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में अब चुनाव के बाद ही अध्यक्ष की नियुक्ति की बात कही जा रही है। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की भी चर्चा की जा रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो काम है वो कहीं ना कहीं शुरू हो सके, जिससे कि आने वाले समय के अंदर जब भी जो मेन अध्यक्ष आएंगे उससे पहले एक कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयोग की नियमावली में कार्यकारी अध्यक्ष का प्रावधान है। इसके अनुसार कार्यकाल के आधार पर वरिष्ठतम सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यदि वरिष्ठतम 2 अधिक सदस्य हैं तो एक ही दिन कार्यभार ग्रहण किया है तो उनमें से सबसे अधिक आयु वाले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत नए अध्यक्ष की नियुक्ति किसी भी सदस्य के कार्यभार दिए जाने की बात कही जा रही है। यानी कि जब तक जो मेन अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर जितने भी 12 सदस्य हैं उसमें से जो वरिष्ठतम, यानी कि जिसकी जो कहीं ना कहीं योग्यताएं ज़्यादा हैं, पहला। दूसरा, अगर योग्यताएं भी बराबर हैं तो जिस दिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था ये भी बराबर है, तो उसके बाद में एक और चीज़ देखने के लिए मिलती है और वो आप सभी के सामने आती है। वो होती है कि उनकी एज कितनी है। अगर एज भी मिल जाएगी तो फिर नाम के आधार पर कर लेंगे, लेकिन मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि जो 12 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, उन 12 सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। जब तक मेन अध्यक्ष नहीं आ जाते तब तक वो अध्यक्ष का काम करेंगे। आगे लिखा हुआ है, गौर करने वाली बात ये होगी कि आयोग के अभी गठन हुआ है और इसके लिए 12 सदस्यों को एक ही दिन ज्वाइनिंग हुई है। हालांकि इनमें से विनोद सिंह जो है वो उच्चतर शिक्षा आयोग हरियाणा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में पहलू पर ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। इसी को लेकर यहाँ पे भी आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि सदस्यों के आने से आज से काम शुरू हो जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ है। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यालय सोमवार को चहल पहल बढ़ जाएगी। ज़्यादातर सदस्यों को कार्यालय पहुँचने और काम शुरू करने की उम्मीद है। नए सदस्यों से विनोद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हरियाणा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा केसी वर्मा उच्च शिक्षा निदेशालय में तैनात हैं और इन्हीं तमाम कहीं ना कहीं बातों को ध्यान में रखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि अब यहाँ पर जो भर्तियों को लेकर प्रोसेस है वो जल्द शुरू हो सकता है, क्योंकि चाहे वो आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा करवाना हो, जैसे कि टीजीटी पीजीटी हो, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इनकी परीक्षाओं में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इनके अंदर से इनका जो आवेदन है वो हो चुके हैं। भर्तियों से संबंधित काम कुछ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी किए होंगे, तो इनमें क्या है कि इनकी परीक्षा करानी है। तो ऐसे में जो सदस्यों की नियुक्ति हुई थी, मैंने एक दिन आपको बोला भी था, है ना, एक अभ्यर्थी बोला था कि सर बिना बारात के दूल्हे की क्या आवश्यकता है, लेकिन वो अभ्यर्थी का जो उदाहरण था वो गलत था। यहाँ पे जो बात की जा रही थी वो सीधे तौर पे सिर्फ इतनी सी थी कि बिना लेबर के
आप काम नहीं कर सकते, बेशक बॉस छुट्टी पर हो, ठीक है ना। तो क्योंकि बॉस हो ना हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेबर थोड़ा बहुत काम तो करेगी। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है हमारे प्रदेश के अंदर, जो मेन अधिकारी होते हैं वो बहुत ही कम जाते हैं। आपने देखा था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अंदर, वहाँ पे उनके जो अध्यक्ष थे वो 10 दिन में एक बार भी नहीं जाते थे, कभी कभी महीनों महीनों वो आयोग नहीं आते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भर्तियाँ तो की। तो यही चीज़ आप सभी के लिए यहाँ पे भी महत्वपूर्ण है। तो टीजीटी पीजीटी और इसके अलावा जो भी कहीं ना कहीं पुरानी भर्तियाँ असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, उनके जो प्रोसेस हैं वो नए सदस्यों के माध्यम से किए जा सकते हैं, उसमें अध्यक्ष का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होगा। इसी के साथ यहाँ पे आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी नियंत्रक की तैनाती के लिए, यानी कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंपे जाने के बाद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की एरनगंज स्थित बिल्डिंग में साल भर बाद भी इसकी रौनक लौटेगी। अभी 12 सदस्य 15 मार्च को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने के बाद नए आयोग की बिल्डिंग में तेजी से साफ सफाई चल रही है। सदस्यों के 1-2 कमरों को स्ट्रॉन्ग रूम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उनमें रखे दस्तावेज दूसरे में शिफ्ट हॉल में किया जा रहा है, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी कि भर्तियों से संबंधित जो कार्य हैं या जो भी कहीं ना कहीं दस्तावेज हैं उनको पहुँचाए जाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में अब सवाल ये होगा कि यहाँ पे चुनावी आचार संहिता लगी हुई है, तो ऐसे में उनकी नियुक्ति के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी, जो कि अगर सरकार अनुमति मांगे तो 1 सेकंड में अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि निर्वाचन आयोग का अनुमति देना 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी देखा गया था। जब उनको नियुक्ति करनी थी, 31,000 को नौकरी देनी थी, संविदा को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे थे, तो ऐसे में उनके माध्यम से सीधे तौर पे इसकी जो नियुक्ति है वो कर दी गई थी। तो फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात इतनी सी है कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम और यूपी टीईटी और शिक्षक भर्ती को लेकर अब चुनाव आयोग की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयोग बन चुका है। आयोग बन जाने के बाद भर्तियों पर काम शुरू हो चुका है, और इन तीनों ही भर्तियों पर पहली प्राथमिकता है, चाहे वो यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या यूपी टीईटी का विज्ञापन या और तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को आयोजित कराना। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर पेपर लीक हुआ था, और इसके बारे में ईओयू के माध्यम से बताया गया था कि पेपर 14/3/2024 को ही पेन ड्राइव में मिल गया था। अब इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी ने कहा है कि हमें थोड़े से ऐसे ठोस सबूत दिए जाएं कि जो पेपर लीक हुआ था परीक्षा शुरू होने से पहले हो गया था, जिसके आधार पर वो आगे जो निर्णय है वो ले सकेंगे। यानी कि एक बात पूरे तरीके से स्पष्ट है, कोई भी भर्ती आयोग हो इस बात के लिए कहने कि जब तक उसके पास वैलिड प्रूफ नहीं होगा कि पेपर पहले ही आउट हो गया था, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे वो परीक्षा को जल्दी रद्द नहीं करते हैं। इसीलिए उन्होंने ईओयू से सवाल किया है कि आप इस प्रकार के कोई ठोस सबूत दे दीजिए जिससे ये बात क्लियर होती हो कि पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर ईओयू क्या अपना जवाब देती है। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।